जय हिंद दोस्तों। बायोन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी का जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। जो सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके कुछ न कुछ क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। वो सभी क्वेश्चन को हमने इकट्ठा लिखा है और आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। यह पार्ट 1 है। इसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और जो जिनकी आने की संभावना आगे भी बहुत ज़्यादा है। यदि आपका एग्ज़ाम आगामी डेट में है, इससे आगे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने सभी क्वेश्चन का निचोड़ और एग्ज़ाम एनालिसिस इसमें रखा है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जिससे उनको भी इससे मदद मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविनाशी का पर्यायवाची है? तो अविनाशी का मतलब हमने यहाँ बताया है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन का जो भी व्याख्या है, उसका आंसर का व्याख्या है, उसको हमने कोशिश किया है कि आप अच्छे से लिख दें जिससे आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्याख्या में हमने अच्छे से स्पष्ट तरीके से बताया है इसके बारे में। तो चलिए देखिए क्या कहा है कि जो अविनाशी शब्द है उसका क्या मतलब होता है कि नष्ट ना होने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता उसे हम अविनाशी कहते हैं। उसी तरह से इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे रिलेटेड है? तो शाश्वत। शाश्वत शब्द का भी अर्थ होता है कि जो सदैव रहने वाला, ठीक है ना, सदैव रहने वाला, जो कभी जिसका नष्ट नहीं हो सकता, जो सदैव रहता है उसी को हम शाश्वत बोलते हैं। इसलिए इसका पर्यायवाची हो जाएगा शाश्वत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्माण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचिन। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो यह किस ग्रंथ का से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भागवत गीता से। तो आप सभी को शायद आपने अभी तक में कई लोगों ने सुना भी होगा। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो भागवत गीता से लिया गया है। तो यहाँ बताया है हमने, यह श्लोक भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 से लिया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि कर्म करने के अधिकार की बात की गई है, ठीक है, लेकिन फल की चिंता न करने का उपदेश दिया गया है। जैसे हमारे अभी हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, क्योंकि हम पढ़ाई किए हैं और हमारा कर्म है कि एग्ज़ाम देने जाएं और फिर उसके बाद क्या हमारा स्कोर रहता है वो सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में क्या रहता है? कर्म ही हमारे हाथ में रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% बढ़ाया जाए और फिर 25% घटाया जाए तो अंतिम परिणाम मूल संख्या से 36 कम हो जाता है, वह संख्या क्या हो जाएगी? तो वह संख्या दोस्तों हो जाएगी 720। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो मैथ का ही है। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट 20% होता है, वह वस्तु क्रय मूल्य क्या होगी? तो वह वस्तु की क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 600 रुपये। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन यदि हम बताने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आप लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पॉज करके और अच्छे से इसके बारे में आप लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात जो है 5:2 है। यदि उसकी आयु का वर्षों में गुणनफल देखा जाए तो 1000 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी? तो 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो 60 वर्ष होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समानता का विलोम शब्द क्या होता है? तो समानता मतलब एक समान होता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विषमता, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ व्याख्या में यदि चलें तो आप लोग देख सकते हैं समानता का अर्थ एक जैसा होता है, जबकि विषमता का अर्थ होता है असमान या भिन्न, ठीक है ना, भिन्नता। इसलिए यह समानता का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब आप लोग पहले समझिए कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखते हैं जो कभी कभी एग्जाम देने जाता है कोई और उसका जो तुक्का लगाने का तरीका होता है वो बहुत ही कारगर हो जाता है, और यदि माइनस मार्किंग नहीं होता तो उसका नंबर भी जो है सेलेक्टेड लिस्ट में आ जाता है। तो उसी तरह से इसका यहाँ कहने का मतलब है कि बिना मेहनत के आपको सफलता प्राप्त हो जाए, बिना मेहनत के आपको अचानक सफलता प्राप्त हो जाए, उसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिना प्रयास के सफलता मिलना इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है कि रामचरित जो है एक तरह से महाकाव्य है, जिसकी रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, और इसे अवधी भाषा में लिखा है। इन्होंने किस भाषा में लिखा है? क्वेश्चन में बन सकता है कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है, तो तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे उनका उपनाम निराला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, जो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और लेखक भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्म जो होता है, कर्म का संधि विच्छेद क्या है? तो कर्म शब्द का संधि विच्छेद आप लोग यहाँ अच्छे से समझिएगा। का और आधा रा और फिर मा मिला के कर्म का निर्माण होता है, इसलिए का और आधा रा फिर प्लस मा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविरल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अविरल का यहाँ अर्थ आप लोग समझिएगा कि अविरल का मतलब होता है बिना रुकावट। ठीक है ना, जो कि बिना रुकावट हो उसको हम अविरल कहते हैं, जिसका पर्यायवाची भी हो जाएगा इनमें से निरंतर। बिना रुकावट का मतलब होता है जो कभी न रुके, उसी तरह से निरंतर का भी मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, निरंतर लगातार चलता रहे। इसलिए इन दोनों का पर्यायवाची आपस में ये दोनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो जो नमक का दरोगा कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेमचंद्र जी द्वारा यह लिखा गया है, नमक का दरोगा कहानी। ठीक है ना, यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का महत्व बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश है उसके संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है ना, कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी, जिसने भारत में एक सुनहरे युग की शुरुआत की थी। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है कि जो गुप्त वंश है उसका स्थापना कब से कब तक हुई? तो 319 से 320 ईस्वी के बीच में इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो जो हमारे बापूजी हैं उनको राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था महात्मा गांधी जी को। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में कब किया था? तो 1944 में रंगून रेडियो पर गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब दिया था? तो 1944 में रंगून रेडियो से। ठीक है ना, रंगून रेडियो द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो यह चाल और समय का क्वेश्चन है, तो ये 30 सेकंड में तय करेगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? जो अशोक थे उनका राज्याभिषेक पूछा गया है, तो 268 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक का राज्याभिषेक जो है दोस्तों 268 ईस्वी पूर्व हुआ था, और उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? तो अभिषेक ने 40 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ या कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1942 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो चंद्रयान 3 जो था प्रक्षेपण इसका कब हुआ? तो 2023 में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चंद्रमा के किस ध्रुव पर जो है चंद्रयान 3 उतरा था? तो दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतरा था। याद रखिएगा, ये सभी जो है टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो भी हमने बताया है इसमें ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो एंटीबायोटिक होता है, जो आप लोग यूज भी करते हैं, लगवाते भी हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और पूछा जाता है कब की गई थी? तो 1928 में इसकी खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, और पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक खोज की गई थी। तो
ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहली एंटीबायोटिक जो खोज की गई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का औसत 25 है, यदि 5 नई संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। यहाँ औसत आपसे पूछा जा रहा है, तो नया औसत जो कि निकल के आएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विधेय वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो विधेय जो वाक्य है उसका उदाहरण हो जाता है ऑप्शन ए, पानी बरस रहा है, यह एक विधेय वाक्य होता है। विधेय वाक्य वह होता है जिसमें किसी कार्य की सूचना दी जाती है, कि जैसे कोई चीज़ हो रहा है तो उसको हम जाके किसी से सूचना दे रहे हैं, तो वह एक तरह से विधेय वाक्य कहलाता है। तो जैसे यहाँ आपको सूचना दी जा रही है कि पानी बरस रहा है, यह एक सूचनावाचक वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले जो कोहिनूर हीरा है वह किस खदान से प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गोलकुंडा नामक खदान से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा जो है भारत की गोलकुंडा खान से निकला था, जिसे बाद में ब्रिटिश शासक ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो यहाँ भारत में ही कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त हुआ, और कहाँ से प्राप्त हुआ, गोलकुंडा नामक खदान से। और बाद में जैसे ही प्राप्त हुआ तो इसको ब्रिटिश शासक ने अपने कब्जे में ले लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, जिसको हम मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल इसमें करेंगे। ठीक है ना, कितने न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो 34 टोटल न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसका मस्तिष्क क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह सभी गणनाओं और प्रोसेसिंग को करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है। तो शाम के तारे के नाम से किसे जाना जाता है, तो शुक्र को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह को शाम का तारा बोला जाता है, जो कि सूर्यास्त के समय चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसे शाम का तारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो कोणों का योग 90 होता है तो वे कोण कहलाते हैं। तो वो कोण क्या कहलाएंगे, आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो आपातकाल कब लागू किया जा सकता है और किस धारा के तहत, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी धाराएं इसमें दी गई हैं, इन सभी धाराओं के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो 352, 356 और 360, ये सभी धाराओं के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वहिताय सर्व सुखाय किसने कहा था। तो सर्वहिताय और सर्व सुखाय शब्द किसके द्वारा कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने समाज में प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया था, और क्या बोला था उन्होंने, सर्वहिताय सर्व सुखाय का उपदेश भी उनके द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा समपूर्णांक कौन सा होता है, तो ऐसा समपूर्णांक जो कि सबसे छोटा है, ऑप्शन दो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सम भी है और एक पूर्णांक संख्या भी है, सबसे छोटी, इसी को हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22, ऑप्शन सी, जो कि 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, और इसको हम सूचीबद्ध बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है। तो सबसे प्रथम नागरिक किसे माना गया है, तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है ना, जो कि पूरे देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी किसे बोला गया है। तो नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और भारत की लंबी नदी गंगा नदी, जो कि जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। लेकिन दुनिया की यदि बात आए तो नील नदी को हम क्या बोलते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ठीक है, और जो कि यह एक दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, नील नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% घटाया जाए तो बची हुई संख्या 90 होगी। मूल संख्या आपको ज्ञात करना है। तो मूल संख्या
150 हो जाएगा, जिसका 40% यदि घटाया जाता है तो 90 बचता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का यदि पूरा नाम पूछा जाए, फुल फॉर्म पूछा जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी होती है नासा, जिसकी स्थापना कब की गई? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो जय जवान जय किसान नारा है, इसे 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब दिया था? 1965 में, और इस समय भारत पाक युद्ध चल रहा था। ठीक है, तभी जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी व्याख्या में चलें तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक शासन किया था। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो सभी को पता है 365 दिन में पूरा करती है, लेकिन जब लीप वर्ष आता है 4 साल बाद, जब फरवरी 28 दिन की होती है, तो उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। उस साल 366 दिन होता है, साल का 366 दिन होता है। और यहाँ बताया भी गया है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, लेकिन ये 365 दिन ही मानते हैं, और ये 6 घंटे 4 साल में एक दिन का रूप ले लेते हैं। इसलिए प्रत्येक 4 साल में हमारा जो साल होता है 366 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसको किसने लिखा था? तो पाणिनि द्वारा इसकी रचना की गई थी, इसे लिखा गया था। और यह संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। याद रखिएगा, किसमें? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे भारी है? तो सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है ना, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है, जो ग्रहों का गुरु भी बोला जाता है इसे। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह जांघ की हड्डी होती है। ठीक है ना, जो फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी और लंबी और मजबूत हड्डी इसे बोला जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने जाते हैं, और सबसे प्रथम ये भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं। यहाँ हमने व्याख्या में लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी रेडियो धर्मिता की खोज? तो जो है इसकी खोज करने वाले हैं मैरी क्यूरी। कौन थे? मैरी क्यूरी, और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। याद रखिएगा, मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी, इन दोनों ने अपनी मेहनत से रेडियो धर्मिता की खोज किए थे आपस में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सभी को पता है, पानी को हम H2O के नाम से जानते हैं। पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ व्याख्या की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संविधान जो है उसको कब नींव में रखा गया? तो 26 नवंबर 1949 को नींव रखी गई। उसके बाद इसको पारित कब किया गया? ठीक है ना, लोगों तक कब लाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ये पारित हुआ। तो इसलिए इसे हम, यदि पूछा गया कब जहन में आया, तो 26 नवंबर 1949 को, और कब पारित हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दोनों चीज़ कन्फ्यूजन वाली रहती है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा।
भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है, जहां पहला परमाणु ऊर्जा विकसित की गई थी। यहाँ हमने व्याख्या में बताया है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो सभी ने गिना भी होगा और देखा भी होगा, टोटल 24 तीलियां होती हैं। और ये तीलियां किसका प्रतीक हैं? तो ये धर्म के 24 गुणों का प्रतीक मानी जाती हैं, याद रखिएगा, धर्म के 24 गुणों का प्रतीक इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? तो किस भाग में आते हैं? तो भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल की बात की गई है, यहाँ पूछा गया है। तो सरोजनी नायडू जो हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम से जानी जाती हैं, और जो कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, ठीक है ना। कब कहाँ की राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, ठीक है, याद रखिएगा। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू, और कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और अब बारी है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की। तो योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? जिसका नाम पहले योजना आयोग था, अभी उसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी से संबंधित थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें बारी बारी से जितने भी शिफ्ट हैं उनमें जो भी रिपीटेड क्वेश्चन था उसको हम शामिल किए हैं, जो हमको प्राप्त हो पाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगता है और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और पहली बार आए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट हम ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। चलते हैं और मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।